नमस्कार, ज्ञान विविध चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज कक्षा 10 का सामाजिक का इतिहास का टॉपिक बता रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। इससे पहले मैंने महाजनपद बताए थे। आज है मौर्य वंश। महाजन के बाद आता है मौर्य वंश। सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, कैसे आया मौर्य वंश, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपने 16 महाजन पढ़े थे। 16 महाजनों में पदों में एक था मगध, जिसकी राजधानी थी गिरिवश या गिरिराज। तो मगध 16 महाजनों में सबसे शक्तिशाली था। तो सब 16 महाजन पद अपना अपना विस्तार अलग अलग प्रकार कर रहे थे अपने साम्राज्य का। इसी प्रकार मगध में भी अपना विस्तार हो रहा था। मगध में सबसे पहले हर्षवंश का शासक था, उसके बाद नागवंश आया, शिशु नागवंश आया, और उसके बाद आया नंदवंश। नंदवंश के बाद में आता है मौर्य वंश। नंदवंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। अब बीच में एक और आता है यहाँ चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। तो चाणक्य की थोड़ी सी व्याख्या बता देती हूँ। कैसे? चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। वो जब तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, उस समय उनको सूचना मिली कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो वो आकर ये सूचना मगध के जो उस समय राजा थे घनानंद, उनको देता है कि हमारे राज्य पर भारत पर बाहर से आक्रमण होने वाला है। लेकिन जो घनानंद शासक था वो क्रूर और विलासी था। उसने आचार्य जी का मतलब चाणक्य जी का अपमान किया और उनको अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तो चाणक्य जी ने अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी। तो चाणक्य जी तक्षशिला विश्वविद्यालय जाने के निकले थे, तो रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे, जंगल में कुछ बच्चे उन्हें खेल खेलते हुए मिले। उसमें राज दरबार का नाटक चल रहा था। उसमें एक बच्चा राजा बना हुआ था और बाकी उसके सेनापति। नाटक के बीच में एक शेर आ जाता है। तो जैसे शेर को देखते हैं तो बाकी बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन जो राजा बना हुआ था वो वहीं शेर का मुकाबला करता है। ये सारी बातें कौन देख रहा था? चाणक्य। तो बाद में चाणक्य उस बालक से मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि तुझे डर नहीं लगा शेर को देखकर? और बाकी बच्चे सारे भागे। तो वो कहता है कि मैं राजा था, राजा का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना, तो मैं कैसे भाग सकता था। तो उसने कहा कि बालक तू मेरे साथ चलो। और वो जो बालक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य उस बालक को मतलब चंद्रगुप्त को अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर जाता है और वहाँ 8 वर्ष तक उसकी शिक्षा दीक्षा करवाता है। और 8 वर्ष बाद वो जो नंदवंश का शासक है घनानंद, उस पर आक्रमण करता है और उसको हराकर वहाँ नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य स्टार्ट कब होता है? 322 से 185 ईसा पूर्व तक इसका मौर्य वंश का शासनकाल है। तो मौर्य वंश की सबसे पहले स्थापना आपने सुनी, बता देती हूँ। नंदवंश के जो शासक थे घनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब आगे आता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जो कौन थे? चाणक्य, उसकी सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर छोटी सी मतलब अल्प आयु में 25 वर्ष की आयु में उसने मगध साम्राज्य पर अपना सिंहासन कायम किया। मगध साम्राज्य से कायम करने के बाद वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्यूकस जो राजा था उस समय आक्रमण करने के लिए भारत पर आया था। तो सेल्यूकस के बाद उसका सेनापति जिसका नाम क्या? सिकंदर का सेनापति जिसका नाम क्या है? सेल्यूकस। तो सेल्यूकस से अब युद्ध कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य।
तो 305 ईस्वी में यूनानी जो शासक है सेल्यूकस निकेटर, निकेटर का मतलब होता है विजेता, निकेटर से युद्ध करता है और उसको हराता है। हारने के बाद उन दोनों के बीच में एक संधि होती है। उस संधि में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेल्यूकस को 500 हाथी दान में देता है और उसके बदले में सेल्यूकस उसको कई स्थान देते हैं, जैसे पूर्व अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिम क्षेत्र। ये सारे किसको दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक विवाह संबंध भी होता है, जो सेल्यूकस की पुत्री होती है जिसका नाम है हेलेना, उससे विवाह करवा चंद्रगुप्त का विवाह करवा देता है। यहाँ कहते हैं कि विवाह से पहले चाणक्य ने एक शर्त रखी थी, क्या? कि हेलेना से जो पुत्र प्राप्त होगा वो अगला राजा नहीं बनेगा, क्योंकि ये विदेशी थी। और कहते हैं भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह, पहला विवाह यही था। और उसमें उसको एक राजदूत भी देता है जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। और भारत में आने वाला सबसे पहला राजदूत मेगास्थनीज ही है। उसके बाद वो अपने साम्राज्य विस्तार करता है, काबुल से लेकर कश्मीर तक पूर्ण साम्राज्य विस्तारित कर लेता है। उसके बाद वृद्ध अवस्था में जब वो बूढ़ा हो जाता है तब भद्रबाहु, ये इसके गुरु का नाम है, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, जो कहाँ है? कर्नाटक में, वहाँ चला जाता है और वहाँ उपवास करके, उपवास किस प्रकार का करता है? संथारा। संथारा नाम सुना होगा, ये जैनियों में होता है। मृत्यु से पहले, कुछ समय पहले खाना पीना पूर्णतः छोड़ दिया जाता है और उसके बाद शरीर त्याग दिया जाता है। तो ये इस प्रकार इसने 298 ईस्वी में उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार अगला शासक बनता है, जिसका कार्यकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व तक। अब पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य स्लो पॉइजन देता था। क्यों देता था? इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि पहले नाग कन्याएं होती थी, तो चाणक्य को ये डर था कि कहीं चंद्रगुप्त को नाग कन्याएं मार न दे, इसलिए उसको वो स्लो पॉइजन देता था। एक समय जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दूध के रूप में वो पॉइजन दिया, तो उस समय चाणक्य ने पीकर उसकी पत्नी ने पी लिया और उस समय वो गर्भवती थी और गर्भ में कौन था? बिंदुसार। तो उसकी पत्नी की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन बिंदुसार को बचा लिया जाता है। तो उस जहर के कारण उसके पूरे शरीर पर डॉट डॉट बन जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? बिंदुसार। और कहते हैं कि बिंदुसार चाणक्य से इस कारण नाराज भी था कि इसके कारण उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार का ज्यादा वर्णन नहीं दिया गया है, बिल्कुल छोटा है। इसमें मुख्य रूप से बिंदुसार अगला उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त के बाद, और बिंदुसार के कई नाम भी दिए गए हैं, जैसे वायु पुराण में उसको भद्रसार कहते हैं और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता है। और उसके बाद तक्षशिला में उस समय 2 विद्रोह होते हैं और उस विद्रोह को दबाने के लिए वो अपने 2 पुत्रों को भेजते हैं। एक पुत्र का नाम है सुसीम और दूसरे का नाम अशोक। और बिंदुसार के समय 2 राजदूत आए थे, एक का नाम है डाइमेकस जो यूनान का था और दूसरा मिस्री जिसका नाम है डायनासियस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, छोटा 1 नंबर का, कि बिंदुसार के समय आए 2 राजदूतों के नाम बताइए। तो आप ध्यान रखना, डाइमेकस जो यूनान से आया था और मिस्र से आया था, उसका नाम क्या है? डायनासियस। और इसके बाद बिंदुसार की 272 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। बस इतना इसका कार्यकाल है। इसके बाद उसका पुत्र आता है जिसका नाम है अशोक। बिंदुसार नहीं चाहता था कि अगला राजा उसका पुत्र अशोक बने। वो किसको बनाना चाहता था? अपने दूसरे पुत्र जिसका नाम था सुसीम। लेकिन उसकी जगह कौन राजा बन गया? अशोक।
और कहते हैं कि मौर्य प्रशासन में या मौर्य वंश में सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? अशोक। यहाँ एक बच्चों ध्यान रखना, इसका कार्यकाल 273 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक है। यहाँ एक बात है, ये जो 273 ईस्वी वाला कार्यकाल है वो क्या है? राज्यारोहण कार्यकाल है, रोहण कार्यकाल है। और अब राज्याभिषेक कब होगा? राज्याभिषेक होता है इसका 269 ईस्वी में। ये 4 साल का गैप कैसा, उसको बताना चाहती हूँ। क्या कहते हैं कि 273 ईस्वी में अशोक राज्यारोहण तो हो गया उसका, लेकिन 4 साल तक वो अपने भाइयों से संघर्ष करता रहा। इसलिए राज्याभिषेक के कहते हैं कि बिंदुसार के कुल 16 रानियां थी, जिससे 101 पुत्र थे। तो अपने 100 भाइयों से लड़कर वो सिंहासन पर बैठा है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसने अपने 100 भाइयों को मारकर इतिहास राजगद्दी प्राप्त की, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो उसके खिलाफ थे उसको उसने मारा था। इस प्रकार ये 4 वर्ष लगे। आपके आगे आएगा कि 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उसने कलिंग का युद्ध किया। तो हम 8वां वर्ष कहां से काउंटिंग करेंगे? 269 ईस्वी से, ठीक है ना। तो 261 में उसने क्या किया है? कलिंग का युद्ध। ये आप ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज की बात है। तो 273 में तो राज्यारोहण हुआ है और 269 में राज्य अभिषेक, ठीक है। चलते हैं। अशोक के बिंदुसार नहीं चाहते हुए अशोक राजगद्दी पर बैठा, और उसके भी कई नाम है, जैसे माशकी और गुजरा, ये इसके अभिलेख हैं। अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यह एक छोटा क्वेश्चन बनता है, कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक बनता है? तो आप क्या उत्तर दोगे? माशकी और गुजरा। और भी कई अभिलेखों में कई इनके अलग अलग नाम है, जैसे देवाना पिये, देवाना दशी, ये भी इनके अलग अलग नाम मिलते हैं। आगे अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला गया, और राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में, यह विशेष बात है अभी अशोक की, ध्यान में रखना। 8वें वर्ष बाद में उसने सन होगी 261। सन कैसे गिनोगे? जो राज्य अभिषेक है ना, वहां से काउंटिंग करनी है आपको। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने से उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 4 लाख घायल हो गए थे। बड़ा युद्ध, भयानक युद्ध था। इस व्यापक नशा को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने बेरी घोष से कौन सा घोष अपना लिया? धम घोष। बेरी घोष क्या होता है? जब युद्ध शुरू होता है उसमें बजाने वाला वाद्य यंत्र, उसको बेरी बोलते हैं। तो बेरी घोष मतलब युद्ध घोष नीति को छोड़कर धम घोष मतलब धर्म की नीति को अपना लिया था। अब धम क्या है? अशोक के अनुसार मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का पालन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धम। ये अशोक के अनुसार है कि जो मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए आदर्श बनाए गए हैं उसकी पालना करना ही क्या कहलाता है? धम। और धम का प्रचार प्रसार मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने कई तरीके भी अपनाए हैं, और अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए। वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद उनका धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजता है, और अपनी पुत्री संघमित्रा उसको नेपाल भेजता है, जिससे उसका धर्म का प्रचार प्रसार होता है। आज हमने मौर्य वंश के 3 शासकों का वर्णन पढ़ा। मुख्य रूप से 3 शासकों का ही वर्णन दिया हुआ है। पहला था चंद्रगुप्त, उसने ही मौर्य वंश की नींव रखी थी अपने गुरु जिसका नाम था चाणक्य। उसकी सहायता से छोटी सी मतलब 25 वर्ष की अल्प आयु में ही उसने नींव रखी, और उसके बाद उसका पुत्र बना जिसका नाम था बिंदुसार। उसका कार्यकाल बिल्कुल छोटा सा रहता है, और उसके बाद उसी का पुत्र बनता है जिसका नाम है अशोक। अशोक का कार्यकाल लंबा भी रहता है, लगभग 40 वर्षों तक उसने राज किया था। 232 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है। तो 40 वर्षों ने लगभग पूरे अखंड भारत का निर्माण कर लिया था।
ये कहा जाता है कि लगभग अखंड भारत का पूरा निर्माण कर लिया था। और मुख्य रूप से 8वें वर्ष में जो कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और उसके बाद में धम्म यात्राएं शुरू करवा दी और धर्म यात्रा से उसने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, जिसके लिए धर्म महामात्र भी नियुक्त किए और अपने पुत्र को भी श्रीलंका भेजा और पुत्री को भी नेपाल, जिससे धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में और मौर्य प्रशासन के बारे में। धन्यवाद।